के दौरान अपना मोबाइल साइलेंट पे रखिए। तो चलिए हम इस को स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं हम रहते प्लैनेट अर्थ पे, लेकिन अफसोस की बात यही है इस अर्थ पे रहते हुए भी हम पूरे अर्थ को एक ही टाइम में नहीं देख सकते। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्पेस में। तो कुछ टाइम के लिए मान लीजिए ये रूम एक स्पेस शिप है और हम एक एस्ट्रोनॉट्स। तो चलिए चलते हैं स्पेस की ओर। और स्पेस से हमारी धरती कुछ ऐसा दिखता है, एक ब्लू मार्बल के जैसा। यहाँ पर आप बहुत सारे कलर्स देख पाएंगे, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो है वो है व्हाइट कलर। क्या आप बता सकते हैं व्हाइट कलर असल में क्या है? ये है क्लाउड्स यानी कि बादल, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं और अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बादल एक ही जगह स्थिर है, क्योंकि ये कोई भी एक पल में लिया गया सैटेलाइट इमेज है, बिल्कुल हमारी मोबाइल की स्क्रीनशॉट की तरह। तो चलिए देख लेते हैं क्लाउड्स की एक रियल टाइम प्रोजेक्शन। तो ये रहा बादल की असली चेहरा। वेदर डिपार्टमेंट इन्हीं सारी इमेजेस को स्टडी करते हैं और फिर हमें वेदर अपडेट्स देते हैं कि कौन सी जगह में बारिश होने का संभावना है, कहाँ साइक्लोन आने का संभावना है, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन। लेकिन देखिए ये बादल के रहने की वजह से हम धरती का जो लैंड डाइवर्सिटी है उसको डिस्टिंक्टली नहीं दिख पा रहे। तो कुछ टाइम के लिए हम आसमान से सारे बादल को आर्टिफिशियली हटा देंगे और एक बार बादल बिना पृथ्वी को देखेंगे। तो ये रहा हमारी धरती विदाउट क्लाउड। यहाँ पर भी हम बहुत सारे कलर्स देख पा रहे हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येलो एंड इवन व्हाइट। लेकिन देखिए ये ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। ये ब्लू कलर दर्शाते हैं ओशियनिक वाटर को। जैसा कि हमें पता है पृथ्वी का 3/4 पोर्शन में है पानी और 1/4 पोर्शन में है लैंड मासेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऐसे एक लैंड मास से। और देखिए हमारे सामने है विशाल एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका की उत्तरी दिशा में हम देख सकते हैं बड़ा सा येलो रीजन जो रेगिस्तान को दर्शाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट। क्या बता सकते हैं डेजर्ट का नाम क्या है? ये है द ग्रेट सहारा डेजर्ट। ये सहारा डेजर्ट के नीचे हम देख सकते हैं एक लाइट ग्रीन कलर का रीजन जो एक ग्रासलैंड को दर्शाता है, जिसका नाम है सवाना ग्रासलैंड। और इसी सवाना ग्रासलैंड के बीचों बीच हम देख सकते हैं एक डार्क ग्रीन कलर का पैच जो एक रेन फॉरेस्ट को दर्शाता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, और इस रेन फॉरेस्ट का नाम है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। तो बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट का नाम क्या है और वो कहाँ है? अमेज़न का है। दुनिया में इसी तरह और एक रेन फॉरेस्ट मौजूद है साउथ अमेरिका के ब्राजील में, जो हमारे पृथ्वी का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। और इस रेन फॉरेस्ट का नाम आप सभी को पता होगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच अमेज़न रिवर रहती है। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे पृथ्वी के लिए इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पृथ्वी का 10% ऑक्सीजन यहाँ से जनरेटेड होता है। इसीलिए इसको कहते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ। अब साउथ अमेरिका को छोड़ के हम देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में रेडिश ब्राउन कलर ज्यादा है। ये रेडिश ब्राउन कलर दर्शाती है हाईलैंड्स एंड प्लेटोज को। अब चलिए देख लेते हैं हमारे प्यारा सा इंडिया को। और देखिए इंडिया काफी खूबसूरत है। हम देख सकते हैं इंडिया में सभी प्रकार का कलर थोड़े बहुत करके मौजूद है। इसका नॉर्दर्न पार्ट में व्हाइट पैचेस जो दर्शाता है हिमालय रीजन में जमा हुआ बर्फ को। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हम देख सकते हैं येलो कलर जो दर्शाता है थॉर डेजर्ट को, राजस्थान की थॉर डेजर्ट। और साउदर्न में देखिए रेडिश ब्राउन कलर ज्यादा है जो डेक्कन प्लेटो को दर्शाता है। अब हमारी पृथ्वी का दो पोल्स है। ये है पृथ्वी का नॉर्थ पोल जो ग्रीनलैंड रीजन को दर्शाता है, और ये है पृथ्वी का साउथ पोल जो दर्शाता है एंटार्क्टिक रीजन को। अब ये दोनों ही पोल फ्रीजेड जोन में है, यानी कि यहाँ पे पूरा साल बर्फ जमी हुई रहती है और इसीलिए देखिए इसका कलर भी व्हाइट है। अब आपके सामने ये जो पृथ्वी आप देख सकते हैं, इसका चारों ओर ध्यान से देखिए, हर डायरेक्शन में हमें सिर्फ दिन और दिन ही दिखाई देगा। लेकिन कैसा होता है कि पूरा पृथ्वी में एक साथ सिर्फ दिन हो? पृथ्वी में रहते वक्त हम सिर्फ दिन को महसूस करते हैं? नहीं, रात भी होता है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करते हैं और उसी दौरान पृथ्वी के जिस फेस में सन का लाइट पड़ता है वहां पे होते हैं दिन और उसके ऑपोजिट साइड में होते हैं रात। और यहाँ पर हम एक सर्कल को देख सकते हैं जो ये दिन और रात को सेपरेट करें, जिसे हम कहते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सोचिए अगर पूरा पृथ्वी में एक साथ रात होता, ऐसा असल में होता तो नहीं कि पूरा पृथ्वी में एक साथ रात
अगर होता तो उस रात की पृथ्वी को दिखने में कैसा लगता। तो चलिए हम उसको भी एक बार आर्टिफिशियली देखेंगे। तो ये रहा रात की पृथ्वी। देखिए पूरा पृथ्वी में अंधेरा होने के बावजूद बहुत सारे ग्लोइंग डॉट्स हमें दिखाई देगा, जैसे कोई ग्लिटरिंग डायमंड्स हो। क्या आप बता सकते हैं ये ग्लोइंग डॉट्स एक्चुअली क्या है? ये है नाइट टाइम लाइट्स, जो हम घरों में, बाजारों में, सड़कों में जलाते हैं रात के समय। इन्हीं लाइट से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि कोई भी रीजन का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, वहाँ पे रहने वाले लोग अमीर है या गरीब, टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करता है या नहीं, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इसीलिए ये लाइट्स को कहते हैं द लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि मानव सभ्यता का दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे देश भारत से। और इंडिया में देखिए लाइट्स का डेंसिटी काफी ज्यादा है, जो इसका पॉपुलेशन को दर्शाता है। आज के दिन हम जानते हैं पॉपुलेशन में इंडिया टॉप पर है, लेकिन देखिए इंडिया के पूरे एरिया में लाइट्स का डेंसिटी होने के बावजूद एक पोर्शन में लाइट्स बहुत ही कम है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, क्योंकि वहाँ पे है थर्ड रीजन, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब इंडिया की थोड़ी ऊपर हम देख लेंगे यूरोप का चेहरा, और यूरोप को देखिए दिखने में कुछ छिपकली जैसा लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट्स का डेंसिटी इंडिया से भी ज्यादा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया का पॉपुलेशन से ज्यादा है? नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से करीब 50 करोड़ कम है। फिर ये काफी इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ही अमीर है और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटीज एंड टेक्नोलॉजीज का प्रयोग भी ज्यादा करते हैं। वही अगर हम देख लेंगे अफ्रीका को, तो इसको एक रिलेटिवली डार्क का रीजन जैसे लगेगा, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो अब तक हैबिटेबल नहीं है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, सवाना ग्रासलैंड, और अफ्रीका में बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी है। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे अर्थ के ऊपर या ट्रॉपिक डेंसिटी को, और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे ग्रीन कलर का मूविंग डॉट यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये सारी डॉट्स दर्शाती है एक एक एक्टिव फ्लाइट्स को। इंडिया में देखिए फ्लाइट्स का डेंसिटी कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिन के समय 2 से 3 हजार फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है। वही अगर हम देखेंगे चाइना और जापान की ओर, तो यहाँ पर फ्लाइट्स का डेंसिटी इंडिया से कुछ ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत सारे सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। अब चलिए देख लेते हैं यूरोप का चेहरा। वह यूरोप जहाँ पे पॉपुलेशन तो इंडिया से 50 करोड़ कम था, लेकिन फ्लाइट्स का डेंसिटी देखिए बहुत ही ज्यादा, लग रहा है जैसे कि कोई मच्छरों का झुंड हो। यहाँ पे दिन में 30 to 35,000 फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है। फिर भी ये पृथ्वी का बिज़नेस रूट नहीं है। हम देख सकते हैं बहुत सारे फ्लाइट्स ऊपर की ओर जा रही है। अगर हम उनको फॉलो करें तो हम पहुंच जाएंगे कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर देखिए फ्लाइट्स का डेंसिटी यूरोप से भी ज्यादा है। माना जाता है कि दिन में 80 to 85,000 फ्लाइट्स लैंड एंड टेक ऑफ करती है, और इसी वजह से बन जाता है पृथ्वी का बिज़नेस रूट। और यहाँ पे मौजूद है पृथ्वी का बिज़नेस एयरपोर्ट, जिसका नाम है द अटलांटा एयरपोर्ट। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे जैसे रात होता है ये फ्लाइट्स का डेंसिटी भी कम हो जाता है, क्योंकि रात के आसमान में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही चलती है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी कि घरेलू विमान बंद हो जाते हैं। अब रात के आसमान में हमें ये फ्लाइट्स दिखाई दे या ना दे, हम एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारा सा मून है, यानी कि चंद्रमा। मून हमारे पृथ्वी का एकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, और इस मून का 2 पार्ट है। एक है ये ब्राइट स्टार वाला चेहरा, और दूसरा है ये काली धब्बेदार वाला पोर्शन। क्या आप बता पाएंगे जब पूर्णिमा के टाइम हम फुल मून को देखते हैं तो मून का कौन सा सरफेस देखते हैं, ये ब्राइट सरफेस या फिर ये काली धब्बेदार पोर्शन? हर पूर्णिमा के टाइम हम ये काले धब्बेदार पोर्शन को ही देख पाते हैं, जिसे हम कहते हैं चांद का कलंक, क्योंकि हमें पता है चांद 27.5 दिन में अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट करते हैं, और उसी 27.5 दिन में वो पृथ्वी के अराउंड एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसीलिए हम बार बार एक साइड को ही देख पाते हैं, और वो है ये काले धब्बेदार पोर्शन। दूसरे ब्राइट साइड हम कभी नहीं देख सकते, वो पीछे छिप जाता है। अब मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसका खुद का कोई रोशनी नहीं है, तो सवाल यही है इस मून को रोशनी देता कौन है? और हम सभी को पता है कि मून को रोशनी देता है सन, यानी कि सूरज, जो दिखने में एक आग का गोला जैसा लगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी येलो कलर का पैचेस, जो सब दर्शाता है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जहाँ से एमिटेड होता है काफी मात्रा में यूवी रेडिएशन, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब सन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जहाँ कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। 2 हाइड्रोजन आइसोटोप मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं, और उसी के साथ जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एंड लाइट के फॉर्म पे। इसीलिए सन का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। इसका सरफेस का टेम्परेचर करीब 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और इसका कोर का टेम्परेचर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
और हमारे इस रूम का टेम्परेचर है ओनली 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता स्टार है और इसी सन को केंद्र करके एक एक प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देख लेंगे हर एक को। और सबसे पहले आते हैं सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी यानी कि बुध। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है जो अपना रेवोल्यूशन 88 डेज में खत्म कर लेते हैं। मर्क्यूरी के सरफेस में हम जो ब्लू कलर देख पा रहे वो एक लो रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस के प्रेजेंस की वजह से है और येलो कलर दर्शाती है सल्फाइड ऑर्स को। लेकिन मर्क्यूरी पे ना जल है ना एटमॉस्फेयर और इसका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। मर्क्यूरी के बाद आता है सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। वीनस सन से दूसरी पोजीशन में रहते हुए भी हॉटेस्ट है क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है एटमॉस्फेयर जहाँ करीब 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए सन से आया हुआ रेडिएशन को ये एंट्रैप करके रख सकते हैं और यही एंट्रैपमेंट ऑफ हीट की वजह से वीनस का टेम्परेचर भी बहुत ही हाई रहता है, लगभग 800 केल्विन। और इस वीनस का भी अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है मर्क्यूरी जैसा। और वीनस के बाद आती है हम सबका प्यारा धरती यानी कि मदर अर्थ। और सन से एक ऑप्टिमल डिस्टेंस पे होने के कारण यहाँ पर जीवन का अस्तित्व है और यही एक जगह है जहाँ पानी का 3 स्टेट मौजूद होता है यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट है मून जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस अर्थ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है। तो चलिए चलते सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट की ओर और जिसका नाम है मार्स यानी कि मंगल। अब मार्स का एक निकनेम भी है, क्या आप बता सकते हैं मार्स का निकनेम क्या है? मार्स को हम बुलाते हैं द रेड प्लैनेट क्योंकि मार्स के सरफेस में पाए जाते बहुत सारे आयरन ऑक्साइड जो मार्स को रेड बनाते हैं। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता, मार्स को खास बनाता है इसका 2 पोल। हमारे पृथ्वी जैसा मार्स का भी 2 पोल है और ये रहा मार्स का नॉर्थ पोल और ये है मार्स का साउथ पोल। अब ये दोनों ही पोल में बर्फ जमी है लेकिन वो बर्फ पानी का है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है। मार्स का अपना 2 नेचुरल सैटेलाइट है। पहला सैटेलाइट का नाम है डीमोस और दूसरा है सैटेलाइट फोबोस। ये डीमोस और फोबोस बहुत ही इरेगुलर सबके दिखने में बिल्कुल खाने की आलू जैसा 2 सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सैटेलाइट गोलाकार दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्क्रीन गोलाकार है और ये फोबोस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट भी है। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जिसका नाम है जुपिटर जो एक गैसियस प्लैनेट है। आप देख सकते हैं इसका सरफेस में गैसेस का मूवमेंट। अब जुपिटर के सरफेस को ध्यान से देखिए तो बीच बीच में एक गोल सा चीज घूमता हुआ दिखेगा जिसे हम कहते हैं द ग्रेट जायंट आई ऑफ जुपिटर जो असल में एक साइक्लोन है और ये साइक्लोन इस जुपिटर पे 350 साल से राज कर रहा है। और ये छोटी सी साइक्लोन का साइज इतना बड़ा है कि करीब 3 अर्थ यहाँ पे एक साथ फिट हो सकते हैं और माना जाता है कि पूरा जुपिटर में करीब 1300 अर्थ एक साथ फिट हो सकते हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर का साइज कितना बड़ा है। अब साइज इतना बड़ा तो उसका नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी ज्यादा होगा। अभी तक करीब 92 सैटेलाइट डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें से 4 मेजर गैलीलियन सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस्ड होगा। और पहला सैटेलाइट का नाम है यूरोपा। यूरोपा एक एलीट क्लास ऑफ सैटेलाइट है जो दिखने में एक आइस बॉल की तरह और इसका सरफेस में हम देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रैचेस। दूसरा है सैटेलाइट गैनीमेड। इस गैनीमेड का एक स्पेशलिटी है, ये जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट। तीसरे पे आते हैं कैलिस्टो। कैलिस्टो को देखिए, दिखने में कुछ गोल बॉल जैसा लगता है और इसके सरफेस में पाए जाते हैं बहुत सारे क्रेटर्स एंड डेड वॉल्केनोस, इसीलिए कैलिस्टो को हमारे सोलर सिस्टम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। और कैलिस्टो के बाद आता है बहुत ही खास एक सैटेलाइट जिसका नाम है आईओ। जब पहली दफा साइंटिस्ट ने इस आईओ को देखा था तो आईओ उनको स्पेशल खाने की चीज जैसा लगा था, बिल्कुल पिज्जा जैसा, इसलिए आईओ को कॉस्मिक पिज्जा भी कहा जाता है यानी कि स्पेस में घूमने वाला पिज्जा। लेकिन इसका सरफेस को ध्यान से देखिए, बहुत सारे ब्लैक डॉट्स हमें दिखाई देगा जो सब दर्शाता है एक एक एक्टिव वोल्केनोस को। तो आईओ खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है, खाने की लायक तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट जिसे हम पुकारते हैं द क्वीन ऑफ प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न की खूबसूरती का मेन रीजन इसका रिंग्स में जो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड होता है, वो हम यहाँ नहीं देख सकते क्योंकि ये एक 2D प्रोजेक्शन है। अगर 3D या होलोग्राफिक होता तो वो हम देख पाते। अब सैटर्न का साइज भी काफी बड़ा है, अभी तक इसके 83 मून्स डिस्कवर्ड है, उनमें से इंपॉर्टेंट मून का नाम है टाइटन।
और ये है टाइटन। टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट आफ्टर गैनीमीड। और कहा जाता है टाइटन में मीथेन का बरसात होते हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटन का टेम्परेचर कितना कम होगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस में पाए जाते हैं काफी मात्रा में लो वेट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, और इसका टेम्परेचर इतना कम होते हैं, इसको हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। और यूरेनस से मिलता जुलता इसका सिस्टर प्लैनेट भी है जिसका नाम है नेपच्यून। इस नेपच्यून में मीथेन का कंसंट्रेशन यूरेनस से थोड़े ज्यादा होते हैं और इसीलिए देखिए इसका कलर भी डार्क ब्लू है। अब नेपच्यून से हमारे सोलर सिस्टम का आठों प्लैनेट का सफर तो खत्म होता है, लेकिन अब सभी जानते हैं 2006 साल के पहले इस फैमिली में एक और भी मेंबर हुआ करता था, तो वो कौन था? जी हाँ, उस प्लैनेट का नाम था प्लूटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लूटो को अभी प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसे कहा जाता है द डॉग प्लैनेट, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, हमारी चंद्रमा से भी छोटा है। अब इसका सरफेस को ध्यान से देखिए, एक साइड का इमेज काफी क्लियर दिखेगा और दूसरे साइड का इमेज है ब्लर्ड, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक एक साइड के इमेज लेने में समर्थ रहे और दूसरे साइड के इमेज लेना अभी भी जारी है। अब सोचिए, हम तो रहते हैं हमारी फैमिली के साथ अपने अपने घरों में, हम सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं, तो इतना बड़े यूनिवर्स में सन इतना भारी भरकम प्लैनेट को लेकर कहाँ रहता होगा? इतना बड़े यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम का एड्रेस क्या है? वो रहते हैं गैलेक्सी में, और हमारी गैलेक्सी के नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे डॉट्स, जो सब दर्शाता है एक एक स्टार को। एक एक ब्लू डॉट नया नया जन्मे स्टार को दर्शाता है, जिसका अभी भी बहुत सारे फीमेल बाकी है। एक एक व्हाइट या येलो डॉट दर्शाता है एक मिडिल स्टार को, जैसे कि हमारे सूरज। और एक एक रेड डॉट दर्शाता है एक ओल्ड एज स्टार को, जिसका फीमेल कभी भी खत्म हो सकता है और फिर वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अब इतना बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही प्राण है ऐसा नहीं है, हो सकता है और कई भी गैलेक्सीज हो जहाँ जीवन का अस्तित्व हो, और हो सकता है वो भी हमारे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हम आशा करते फ्यूचर में कभी भी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और इसी होप के साथ हम इस शो को यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन हमें मदद की है, पहला है नासा और दूसरा है नोआ। हम आशा करते ये शो आप सभी को पसंद आया हो, and thank you for visiting Science City.